फाइनल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की हेडलाइंस के साथ। राजस्थान विधानसभा का भी विशेष सत्र बुलाने की तैयारी। संसद के सत्र के बाद विधानसभा सत्र की तैयारी। कांग्रेस विधायक दल में रणनीति पर हो रही चर्चा। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत के ताबड़तोड़ दौरे। दूदू में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का किया अवलोकन, तो वहीं जिला बनने के बाद पहली बार पहुंचे ब्यावर। बोले 2030 तक राजस्थान को नंबर 1 प्रदेश बनाने का संकल्प। प्रतापगढ़ के धरियावद में हैवानियत भरी वारदात। पहाड़ा में नवविवाहिता को निर्वस्त्र कर घुमाया। शादी के 1 साल बाद किसी के नाता चली गई थी नवविवाहिता। बाड़मेर के शिव उपखंड में करंट बना काल। घरेलू आटा चक्की में करंट से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। बेटी से मिलने आया था बुजुर्ग पिता। डॉक्टर जगदीश चंद्र के मीडिया में 15 साल पूरे। नोएडा स्थित भारत 24 चैनल के दफ्तर में केक काटकर मनाया गया जश्न। मीडिया के सफर में जुड़ने वाले सभी साथियों का जताया आभार। शुरुआत करेंगे बीकानेर में। आज राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों की जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं शुरू हुई। मुख्य समारोह डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में हुआ, जहां संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया ने ध्वजारोहण किया और जिला स्तरीय खेलों के उद्घाटन की घोषणा की। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद, जिला प्रमुख मोडाराम मेघवाल और नगर निगम आयुक्त केसरलाल मीणा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्या के ने प्रतियोगिता का परिचय दिया। इन मुकाबलों में शहरी क्षेत्र की 282 टीमों में 1643, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की 187 टीमों में 118 खिलाड़ियों की भागीदारी रहेगी। जिला स्तरीय मुकाबले की जो शुरुआत है रस्सा कशी से हुई। बहुत अच्छा लग रहा है। आज राज्य स्तर के जो प्रतियोगिताएं होंगी उनमें भाग लेने वाली टीमों का चयन किया जाएगा जिला स्तरीय प्रदर्शन के बाद। तो हम ये आशा करते हैं कि बीकानेर संभाग में जो जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं हैं जो सभी जिलों में हो रही हैं, चारों जिलों में, यहाँ से जो विजेता होंगे वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, उसके सहयोगी बनेंगे और हम अच्छे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को वहाँ भेजेंगे। ब्यावर में सीएम अशोक गहलोत ने सनातन धर्म कॉलेज में जिला स्तरीय राजीव गांधी ओलंपिक प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ किया और बालिका वर्ग का कबड्डी मैच भी देखा। साथ ही अन्नपूर्णा फूड किट और इंदिरा गांधी मोबाइल किट भी वितरित की। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान देश में मॉडल स्टेट के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। यहाँ की जन कल्याणकारी योजनाओं को देश के अन्य राज्य फॉलो कर रहे हैं। ब्यावर को जिला बनाने से उन्हें काफी खुशी है, क्योंकि ब्यावर को आजादी के बाद से ही जिला बनने की मांग की जा रही थी। साथ ही साथ कहा, विजन 2030 में प्रदेश किस मुहाने पर खड़ा होगा उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है, जिसमें सभी वर्गों से सुझाव लिए जा रहे हैं। पिछले 4.5 साल में राज्य सरकार ने ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसले और योजनाएं लागू की हैं जो देश में कहीं नहीं नजर आती हैं। इसमें राइट टू हेल्थ एक बड़ी योजना है। सूचना के अधिकार देश को ब्यावर जिले से ही मिला था और जहां पर सबसे पहले इसको लेकर आंदोलन शुरू हुए थे। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं को गिनाया। जब मैं कहता हूं कि मिशन 30 मायने 30 के अंदर आसान कैसा होगा, इसके सुझाव हम दे रहे हैं। पूरे प्रदेशवासियों के 1 करोड़ का टारगेट रखा है, ज्यादा होंगे उसके अंदर। कोई वर्ग हो, छात्र हो, युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, अनुभवी लोग हो, प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो, पत्रकार हो, लेखक हो, साहित्यकार हो, कोई हो, सब अपने सुझाव दे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद में एक से एक ऐतिहासिक फैसले जनता के हित के हुए।
14,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ हुआ। एक से बढ़कर के एक बजट दिए गए। बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, किसी भी क्षेत्र में कोई काम करने में आपके आशीर्वाद से बनी कांग्रेस की सरकार ने कमी नहीं छोड़ी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दिन ये कह दिया कि पहले बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा, किसानों के ऊपर कोई बोझ नहीं होगा। और अब की बार बजट में 2,000 यूनिट किसान के लिए कृषि के कनेक्शन में और 100 यूनिट प्रत्येक आम उपभोक्ता के यहाँ पर बिलों में छूट देने का काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे देवदर्शन यात्रा के तहत बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंची, जहां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना उन्होंने की। मंदिर के पुजारियों ने वसुंधरा राजे को चुंदरी उड़ाकर अभिनंदन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने वसुंधरा राजे का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने केसरिया में हरा हरा, राजस्थान में वसुंधरा और वसुंधरा तुम राज करो हम तुम्हारे साथ हैं नारे भी लगाए। इस दौरान वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही साथ मंदिर प्रांगण में बैठकर भजन कीर्तन कर रही महिलाओं के समूह के साथ भी कुछ समय उन्होंने बिताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें मां के आशीर्वाद के साथ ही प्रदेशवासियों का अपार स्नेह और प्यार मिला है। उन्होंने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कमेटी के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में जो विकास कार्य हुए हैं वे वास्तव में सराहनीय काम है। आप लोग सब जानते हो कि कोई भी काम करने के पहले मैं हमेशा 2-3 मंदिर है जिनमें जाती हूँ। सबसे पहले यही है और उसके बाद अपना 4 पूजा नाम है और विवाह द्वारा है। ये मैंने मंदिरों में जाती हूँ तभी मैं मानती हूँ कि मेरा काम जो भी है वो सिद्ध होता है। तो आज भी दर्शन के लालच से मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ और आपके साथ साथ ये देवी देवताओं का अकेले का काम नहीं है, ये तो आशीर्वाद देते हैं, परंतु उसके साथ जनता का लाड प्यार भी जब जोड़ते हैं तब वो आशीर्वाद एक किस्म से सिद्ध हो जाता है। और देखिए, भाजपा के रथ तैयार हैं। फर्स्ट इंडिया पर रथों की तस्वीर आपको दिखाएंगे। भाजपा का परिवर्तन यात्रा का कुछ ऐसा होगा रथ जो इस वक्त आप देख रहे हैं। कल सवाई माधोपुर त्रिनेत्र गणेश जी से होगा रवाना ये रथ। इससे पहले वसुंधरा राजे की यात्राओं का रथ हुआ करता था इससे बड़ा, जिसमें बस के ऊपर खड़े होकर नेता देते थे स्वागत सभाओं में संबोधन। इस बार पार्टी ने तैयार करवाए हैं ऐसे रथ। रथ पर सामने की तरफ बनाया गया है मिनी मंच, अंदर वातानुकूलित कक्ष जिसमें उम्दा सीटिंग व्यवस्था भी है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा राजस्थान में 4 अलग अलग जगहों से 4 परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की जा रही है। भाजपा की पहली परिवर्तन यात्रा सवाई माधोपुर से 2 सितंबर को शुरू होगी। रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में भाजपा नेताओं द्वारा विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने के बाद जिला मुख्यालय के दशहरा मैदान पर जनसभा को आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर भाजपा द्वारा तमाम व्यवस्थाओं एवं तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दशहरा मैदान पर आयोजित जनसभा के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। जनसभा को जेपी नड्डा के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जसकोर मीणा सहित केंद्रीय व राज्य स्तरीय नेताओं के साथ ही स्थानीय स्तर के नेता भी मौजूद रहेंगे। भाजपा की पहली परिवर्तन यात्रा भरतपुर एवं जयपुर संभाग सहित टोंक जिले की विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। परिवर्तन यात्रा 47 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी, जो 1854 किलोमीटर का सफर तय कर 19 सितंबर को जयपुर पहुंचेगी। परिवर्तन यात्रा के तहत दशहरा मैदान पर आयोजित होने वाली जनसभा को लेकर भाजपाई तैयारियों में जुटे हुए हैं। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी त्रिनेत्र देव की इस भूमि पर, हमीरठ की इस भूमि से आगाज करेंगे। रथ हमारे यहाँ से प्रारंभ होंगे, फिर ये रथ राजस्थान की 200 विधानसभाओं में चलता हुआ 25 तारीख को जयपुर के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली पर पहुंचेगा। जयपुर में एक विराट सभा होगी जिसको देश के प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कोटा एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू हुई। उन्होंने कहा, भगवान का आशीर्वाद हो और जनता का साथ हो तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। कहा, वे हमेशा कोई भी महत्वपूर्ण काम करती हैं तो चारभुजा और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के दर्शन जरूर करती हैं। इस दौरान उन्होंने कोटा और प्रदेश में बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप पर चिंता जाहिर की। वहीं कोटा में लगातार कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड प्रकरण पर चिंता उन्होंने जताई है। कहा, माता पिता बच्चों को पढ़ने के लिए कोटा भेजते हैं, लेकिन बच्चों की जिंदगी कोटा में कट शॉर्ट हो रही है। देखो भाई, आप लोग सबको मालूम है कि कोई भी इम्पोर्टेंट काम मैं जब भी करना शुरू करती हूँ तो सबसे पहले मैं चारभुजा जाती हूँ। आप लोगों को मालूम है, मैं नाथद्वारा के दर्शन करती हूँ और फिर मैं त्रिपुरा सुंदरी में माई के दर्शन करके फिर मैं निकलती हूँ। तो एक तो हमेशा मेरे मन में यही चीज़ है कि भगवान का आशीर्वाद और जनता का साथ, ये दो चीज़ होते हैं तभी तो हम लोग कुछ कर पाते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने करौली दौरे पर वो रहे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर दावेदारों से 1-to-1 संवाद किया है। इस मौके पर बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुर्जर भी मौजूद रहे। एडीएम निशु कुमार अग्निहोत्री, एएसपी सुरेश जैफ ने उनका स्वागत किया। मंत्री खाचरियावास ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मंत्री ने कहा कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा इस मुद्दे को लाई है। इस मौके पर मंत्री ने बंद कमरे में चारों विधानसभा क्षेत्रों के दावेदारों से बायोडाटा भी लिए, साथ ही साथ जमीनी नब्ज को भी टटोला। करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, इन सब क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जो आवेदन दे रहे हैं, चुनाव के लिए अपनी डिमांड कर रहे हैं। कांग्रेस, आप जानते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी है, सबको आवेदन करने का अधिकार है। और कांग्रेस पार्टी की इस वक्त राजस्थान में जबरदस्त लहर है। पूरे देश में बीजेपी डरी हुई है। यही कारण है कि वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा लेकर बीजेपी मैदान में उतरी है। आप मुझे ये बता दो, जिस देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर बीजेपी जवाब नहीं दे पाई, इन्हीं बीजेपी के लोगों ने कहा था अब और नहीं महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार आ गई। क्या हुआ 15 लाख और अच्छे दिन का? क्या हुआ पेट्रोल डीजल के सस्ते होने का? रिकॉर्ड तोड़ दिए पेट्रोल डीजल ने, और डॉलर के मुकाबले रुपया पूरी तरह से कमजोर हो गया। राजस्थान स्टेट गैस की ओर से कोटा के इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र और चंबल औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों को प्राथमिकता के आधार पर पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। आरएसजीएल के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों से आग्रह किया है कि वे पीएनजी गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय स्काईलाइन शॉपिंग मॉल, राजीव गांधी नगर, कोटा में संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत संरचना का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। वाहनों के लिए भी 9 सीएनजी स्टेशन चालू कर सीएनजी वितरण किया जा रहा है। करीब 4000 घरों में पाइपलाइन से डीपीएनजी का वितरण किया जा रहा है। साथ ही साथ कनेक्शन जारी करने का कार्य भी जारी है। 19 औद्योगिक प्रतिष्ठानों को भी पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराई जा रही है। डीजी जनरेटर की तुलना में पीएनजी गैस 30% तक सस्ती मिलने के प्रदूषण स्तर को भी 40% तक कम करती है। एमडी रणवीर सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक कर आरएसजीएल के डीजीएम मार्केटिंग विवेक रंजन, कोटा के डीजीएम आनंद कुमार आर्य और सीपी चौधरी को भी उद्यमियों से सीधे संवाद कायम करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में डीजीएम विवेक श्रीवास्तव, सीएफओ दीप्तांशु पारिक, मैनेजर आईटी गगनदीप राजौरिया, सीएस रवि अग्रवाल और प्रभारी पीआर राजेंद्र शर्मा ने भी हिस्सा लिया। प्रदेश में प्रदूषण की वास्तविक स्थिति जानने के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने अनूठी पहल की है। दरअसल प्रदूषण मंडल द्वारा सभी जिलों में वायु निगरानी तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया जा चुका है। वहीं सतत वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित भी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ नवगठित जिलों में भी जल्द ही केंद्र स्थापित कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ प्रदूषण मंडल ने प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता जांचने के लिए और निगरानी के लिए 2 मोबाइल वैन भी रवाना किए हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने इन दोनों वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन मोबाइल वैन में लगे जीपीएस उपकरण वायु गुणवत्ता का डेटा एकत्रित करेंगे। वायु में विभिन्न जहरीली गैस जैसे कि बेंजीन, एथिल बेंजीन,
जाइलिन, ऑर्थो, जाइलिन और मौसम संबंधी पैरामीटर यानी तापमान, आर्द्रता, हवा की गति, रेन गॉज सहित कई चीजों का अध्ययन किया जाएगा। वायु की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में भविष्य में विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा सकेंगी। करीब 1.5 महीने से जारी नर्सेज आंदोलन शुक्रवार को स्थगित कर दिया गया। एसीएस मेडिकल शुभराज सिंह के साथ आंदोलनरत नर्सेज के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता के बाद ड्रेस कोड में परिवर्तन, जिला और उप जिला अस्पतालों में क्रैच खोलने और वित्तीय मांगों पर विचार करने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन करने के बाद नर्सेज ने आंदोलन स्थगित कर दिया। साथ ही साथ अनशन पर बैठे नर्सेज नेताओं को जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल भी खत्म कराई गई। कहना चाहता हूँ स्पष्ट कि हमारा आंदोलन स्थगित किया है, खत्म नहीं किया गया। राजस्थान की सरकार के सामने, विभाग के आला अधिकारियों के सामने आज 3 दौर की वार्ता हुई। सुबह भी एक अनऑफिशियल हुई, दोपहर में एक बार फाइनेंस सेक्रेटरी की बात हुई। अभी एसीएस के साथ मीटिंग हुई, जिसमें मीटिंग में फाइनेंस के भी थे, हमारे डीएस भी थे, हमारे डायरेक्टर भी थे और हमारे संयुक्त संगठन समिति के सभी सामान्य जो पदाधिकारी 10 पदाधिकारी सभी थे। सरकार ने हमारे 45 दिन के आंदोलन के दौरान जो हमारी मांगे थी, उन मांगों को लेकर सरकार का सकारात्मक रुख था। आज सरकार के साथ विधिवत रूप से पहली दौर की वार्ता हुई थी। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मिर्गी रोगियों के लिए डेडिकेटेड एपिलेप्सी मॉनिटरिंग यूनिट का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष रफीक खान मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने एपिलेप्सी मॉनिटरिंग यूनिट की शुरुआत की। इस दौरान अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा, न्यूरोलॉजी एचओडी डॉक्टर भावना शर्मा समेत कई वरिष्ठ डॉक्टर मौजूद रहे। डॉक्टर भावना शर्मा ने बताया कि एपिलेप्सी मॉनिटरिंग यूनिट में एडवांस्ड ईईजी मशीनों से मरीज के दिमाग के क्षतिग्रस्त हिस्से को वीडियो एवं ईईजी के मध्य संबंध स्थापित करके अध्ययन किया जाता है। इस यूनिट को स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि एपिलेप्सी के वो मरीज जो कि कई तरह की दवाओं के कॉम्बिनेशन से भी दौरों से मुक्त नहीं हो पाते, उनको सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो इस यूनिट के द्वारा हम उन मरीजों को चिन्हित कर सकेंगे एडवांस टेक्निक्स के द्वारा और उनको हम सर्जरी का लाभ दे सकेंगे, जिससे उनके दौरे नियंत्रण हो सके। और मुझे लगता है कि ये शुरुआत है। अभी विभाग के पास और भी मशीनें आने वाली हैं इसी प्रयोजन से, और न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन की टीम मिलके इस काम को अंजाम देंगे। और मुझे लगता है कि शीघ्र ही एसएमएस को हम देश का एक सबसे बेस्ट सेंटर जो कि एपिलेप्सी सर्जरी के लिए माना जाएगा, करने की कोशिश करेंगे। जो 1% पॉपुलेशन है वो करीब को एपिलेप्सी से प्रभावित है। तो ये देखिए आप 100 में से करीब मतलब 1000 में कम से कम 7 मरीज जरूर एपिलेप्सी होते हैं। तो एपिलेप्सी में जो 30% होते हैं या 25% से 30%, वो उनमें दवाइयाँ काम नहीं करती है। उन मरीजों की इलाज के लिए सर्जरी की जाती है। तो सर्जरी करने से पहले उसको जो फोकस लोकलाइज करना पड़ता है। जैसे अपने ब्रेन ट्यूमर है तो ब्रेन ट्यूमर तो खोलते दिख जाता है सर्जन को, ये रहा ब्रेन ट्यूमर, इसको निकाल देते हैं। वो इसमें फोकस दिखता नहीं है, इसको हमें लोकलाइज करना पड़ता है फोकस को, वो इसके लिए मशीन हेल्पफुल है। प्रदेश भर के समस्त अभियोजन अधिकारीगण एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर आज रहे, जिस कारण से प्रदेश भर की अदालतों में न्यायिक कार्य पर प्रभाव पड़ा है। राजस्थान अभियोजन अधिकारी संघ की अध्यक्ष प्रतिभा पुरोहित ने बताया है कि अभियोजन निदेशक रवि शर्मा द्वारा अभियोजन हितों के विपरीत कार्य करने व राज्य सरकार की मंशा के विरुद्ध और राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित और आदेशित कार्यों सहित कल्याणकारी कार्यों की क्रियान्विति नहीं किए जाने के कारण प्रदेश भर के अभियोजन अधिकारी सामूहिक अवकाश पर रहे। साथ ही साथ कार्यकारिणी की मीटिंग में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि दिनांक 7 सितंबर 2023 तक कैडर रिव्यू की क्रियान्विति एवं अन्य मांगों के क्रम में सकारात्मक कदम नहीं उठाया जाता है और निदेशक अभियोजन रवि शर्मा के स्थान किसी अन्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को निदेशक अभियोजन का कार्यभार शीघ्र नहीं दिया जाता है तो राजस्थान राज्य के समस्त अभियोजन अधिकारीगण 8 सितंबर 2023 से अपनी उचित मांगों की क्रियान्विति तक अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। दिनांक 7/9/2023 तक अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, जिसमें हमने निदेशक महोदय श्रीमान रवि शर्मा जी को कार्यमुक्त कर सरकार द्वारा कार्यमुक्त किया जाकर अन्य किसी प्रशासनिक सक्षम प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त नहीं किया जाए और अन्य हमारी मांगे नहीं स्वीकार की गई, तो हम दिनांक 8
8 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। अलवर नगर निगम बनने के बाद निगम की पहली बैठक हुई जो काफी हंगामेदार रही। वहीं एक कांग्रेस के मनोनीत पार्षद इस कारण मीटिंग में नहीं गए क्योंकि उन्हें मनोनीत सदस्य के रूप में माना गया। मनोनीत पार्षद कुलदीप माथुर यहां ना तो कमिश्नर सुनवाई करता है ना ही महापौर करता है और इसी कारण आज मैं बैठक में नहीं गया, ये कारण बताया गया। मैं नगर निगम राजेश सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद बना और मैंने इस लाइट के संदर्भ में और संदर्भ में मैंने हमारे कमिश्नर साहब को एक लेटर दिया, तो वो मेरे से इस बाबत ये कह रहे हैं कि आपकी नियुक्ति कब हुई। अब उनको ये नहीं पता कि मेरी नियुक्ति कब हुई, जबकि राज्य सरकार द्वारा मेरे को 8 पार्षदों के साथ मनोनीत किया गया और वो मतलब नगर निगम का क्या नियम है, क्या सिस्टम है। जोधपुर की पूर्व महारानी हेमलता राजे ने रामदेवरा के लिए पैदल यात्रा शुरू की है। जोधपुर के रायका बाग रामसा पीर मंदिर से सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को लेकर ये पद यात्रा शुरू हुई है। हजारों के काफिले के साथ पूर्व महारानी हेमलता राजे ने यात्रा प्रारंभ की। वसुधैव कुटुंबकम, पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति के साथ नारी शक्ति को ये पद यात्रा समर्पित है। सेनाचार्य अचलानंद गिरी महाराज की सानिध्य में पदयात्रा की शुरुआत हुई है। पदयात्रा के शुरू होने से पहले भाजपा नेता शंभू सिंह खेतासर, बाबू सिंह राठौड़ और विधायक सूर्यकांता व्यास ने पूर्व महारानी हेमलता राजे की अगवानी की। जोधपुर के विभिन्न चौराहों और मोहल्ले में पूर्व महारानी हेमलता राजे का अभिनंदन किया गया। उन्होंने मसूरिया में बाबा रामदेव मंदिर में पहुंचकर दर्शन भी किए। अगर पूरी दुनिया को जीतना है तो प्रेम जरूरी है, सौहार्द जरूरी है, भाईचारा जरूरी है और इसी संकल्प को लेकर के जोधपुर राजघराने की पूर्व महारानी हेमलता राजे जिस तरीके से पदयात्रा पर जाने को आतुर, आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर चेहरे पे जो ओज है, जो खुशी है वो देखी जा सकती है। जो अचलानंद गिरी सेनाचार्य महाराज हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि जोधपुर में प्रेम मोहब्बत अपने तो बना रहे। सबसे पहले सेनाचार्य जी से बात करेंगे, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण मानव जीवन के लिए वसुदेव कुटुंब यात्रा है। पर्यावरण, नशा मुक्ति, नारी चेतना और भाईचारा, एकता और जोधपुर में सुख शांति देश में अपन अमन शहर के लिए यात्रा कर रहे हैं। आज से हमने 47 दरबार साहब के साथ यात्रा करी थी और वही उससे बरसात हुई थी, यही टाइम था और बाबू जी बाहर पधारे हुए हैं और बाबू जी की रामापी की बड़ी कृपा मानी सा राज परिवार पर, बदन कंवर भटियाणी जी, राजमाता कृष्णा कुमार जी, हेमलता जी राजा और अभय शिवराज भाई, 4 पीढ़ी हो गए। जब से इस दुनिया हवन है 50 साल चल रहा है। दादी साहब याद कर लगाया हुआ है। शिवराज साहब 3 साल के थे, पूजा करके बाबू जी की कृपा का, फिर ध्वजा लगा, सब जुगी जोड़ी मूर्ति लगी है, इन्होंने लगाई। अभी हमने फोटो नहीं खींची कि जुगी जोड़ी मूर्ति, यही फोटो है। बाबू जी माने से लगा, टर्निंग रोड पधारे थे, मूर्ति लगाती क्या हुआ मालूम है? टर्निंग रोड के क्या राजदूत बन गए, राजदूत बन के गए बेरूसी से को टाइम। तो बाबा का आशीर्वाद सदा ही इनके परिवार पर है। आप देख सकते हैं कि जब महारानी शब्द आता है तो आमतौर पे आता है कि महलों से कैसे निकलेंगे, लेकिन जनता के दिलों पर जब राज करती है वो राजशाही, और वो हमारे साथ है। हेमलता जी, कैसा किस भाव से जो है यात्रा आप निकाल रही है? मैं दिलों पे राज नहीं करती हूँ, आप लोग हमारे दिलों में राज करते हैं, इसके लिए मैं ऋणी हूँ। ये यात्रा है कि मारवाड़ पहले, राजस्थान, हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान, हमारा गौरव, इसमें कोई दंगा नहीं हो रहा। आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये मेरा, ये तेरा, मैं ये, तुम ये बंद होना चाहिए। 36 कौम को मिलके चलना चाहिए, तो वही हमारी ताकत है। जब जब हम बिखरे तो बाहरी ताकत ने आके हमारे पर राज करा। जब हम एक होए, हम चंद्र पर पहुंच गए और हम सूर्य पर पहुंचने वाले हैं। हम पूरे विश्व पे राज करेंगे, पर हमको एक होना है, जातवाद बीच में नहीं आना। लेकिन आप महलों से पैदल चलेंगे, क्या छालों का चिंता नहीं है? क्या शरीर की चिंता नहीं है? भीषण गर्मी है, उमस है, उसकी चिंता नहीं है? आप भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत चाहती, सौहार्द चाहती हैं? बिल्कुल वही चाहती हूँ राजू जी। मैं आप नहीं जानते, मैं कोई कमरे में बैठी रहती हूँ। अभी मैं आपका इतना अच्छा प्रोग्राम है, उसके मैं आपके लिए उस प्रोग्राम में आई, आपकी वजह से आई। हाँ, मुश्किल जरूर होगी, पर ये मत सोचो, आप लोगों के लिए आपने प्यार दिया तो वापस करना है ना, तो उसके लिए क्यों नहीं आएंगे? वो हमारे पूर्वज आते रहे, राव जोधा जी के टाइम से आ रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। आपका प्रेम है, सब कुछ हो जाएगा। तो आप देखिए कि प्रेम में ताकत है, प्रेम में शक्ति है, और इसीलिए कहा गया कि सौहार्द के साथ में जब ये सब लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में पूरी कायनात आपके साथ होती है। के साथ राजीव गौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।
12 की अंता पुलिस ने 24 घंटों में हत्या प्रकरण का खुलासा कर दिया है और 9 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया है कि गुलाबपुरा गांव में आपसी कहासुनी को लेकर विवाद में हरि प्रसाद ओड की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने 7 टीमों का गठन किया था। वहीं उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की निर्मम हत्या करने से जुड़े प्रकरण में आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को आज जमानत मिल गई है। एनआईए की विशेष अदालत में जज रविंद्र कुमार ने आरोपी फरहाद मोहम्मद की जमानत अर्जी को मंजूर किया है। इस मामले में एनआईए ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में आरोपी फरहाद जुलाई 2022 से जेल में बंद है। इस मामले में 24 अगस्त को जावेद और फरहाद की जमानत अर्जी पर बहस पूरी हो गई थी, जिसमें से पिछले कल ही मामले में एनआईए कोर्ट ने जावेद की जमानत अर्जी को खारिज किया था और आज फरहाद को जमानत मिल गई है। फरहाद की ओर से बहस के दौरान एडवोकेट अखिल चौधरी ने एनआईए की विशेष अदालत को बताया कि आरोपी पर यूएपीए एक्ट का कोई चार्ज नहीं है, न ही उसे षड्यंत्र का दोषी माना गया है। उसे केवल आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। फरहाद के घर से केवल एक मोटी तलवार बरामद हुई थी। ऐसे में उस पर भी आर्म्स एक्ट नहीं लग सकता है। एनआईए ने भी चार्जशीट में आर्म्स एक्ट में आरोपी माना है। फरहाद नक्काशी का काम करता है और उसके पास भोंटी तलवार भी नक्काशी के लिए आई थी। वहीं एनआईए की ओर से कहा गया है कि दोनों आरोपी षड्यंत्र में शामिल हैं। दोनों को अगर जमानत का लाभ दिया जाता है तो इससे केस प्रभावित होगा। ऐसे में दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज की जाएं। लेकिन आपको ये बता दें कि कन्हैयालाल टेलर की उदयपुर में 28 जून 2022 को जघन्य हत्या कर आरोपियों ने इस हत्याकांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। बाद में इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी। कल से मामले में बहस शुरू होगी। और चलिए इस खबर के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।